नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूपीएससी के सभी कोर्सेज करंट अफेयर अपडेटेड ऐप पर अवेलेबल हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज का पहला आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है वो होने वाला है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल की और यहां पर डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में। क्या कंटेस्ट है और क्यों नेचुरल फार्मिंग न्यूज में है। देखिए, बहुत लंबे समय से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि नेचुरल फार्मिंग को काफी ज्यादा बूस्ट किया जाए और इंडिया में नेचुरल फार्मिंग को बहुत प्रमोट किया जाए। तो रिसेंटली नीति आयोग ने जो है वो नेचुरल फार्मिंग को लेकर एक वर्कशॉप को आयोजित किया है, इसीलिए नेचुरल फार्मिंग जो है वो न्यूज में रहा है। नेचुरल फार्मिंग देखिए बहुत सारे टाइप की होती है ना, बहुत अलग अलग टाइप की नेचुरल फार्मिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसे हम बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। इसके जो डेवलपर माने जाते हैं उनका नाम है सुभाष पालेकर, और सुभाष पालेकर जी को पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ठीक है, अब जीरो बजट फार्मिंग को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग, इन जनरल नेचुरल फार्मिंग को जान लेते हैं कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, फिर हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर मूव करेंगे। देखिए, फार्मिंग का वो तरीका या फिर एग्रीकल्चर का वो तरीका जहां पर हम पूरी तरीके से केमिकल फ्री चले जाते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर तो करेंगे केमिकल फ्री, प्लस हम क्या करेंगे, लाइफ स्टॉक यानी कि जो काउज हैं, गोट वगैरह हैं, इनका भी पालन करेंगे ताकि मिल्क प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, इसके अलावा इससे और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, तो डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स यानी कि मल्टीपल क्रॉप्स को आप ग्रो करो, ट्रीज वगैरह को ग्रो करो और लाइफ स्टॉक के ऊपर फोकस करो। यही कहलाती है आपकी क्या, नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है और इस प्रैक्टिस को एग्रो इकोलॉजी बोला जाता है, यानी कि इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता है इस प्रकार की फार्मिंग से। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह भी इंक्रीज होती है। इसके साथ साथ मेन जो ध्यान दिया जाता है, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो जीरो बेस्ड फार्मिंग को अगर हम डिस्कस करें तो जीरो बजट फार्मिंग क्या होती है। जीरो बजट फार्मिंग में जो फार्मर की का जो इनपुट होता है एग्रीकल्चर करते समय, उस इनपुट को जीरो करने की कोशिश की जाती है, यानी कि फार्मर को कोई भी इनपुट अपनी तरफ से ना लगाना पड़े एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो उसकी इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। उससे क्या होगा, फार्मर की इनकम जो भी होगी वो भी उसको बेनिफिट मिलेगा, इनकम भी उसकी ज्यादा पहले से ज्यादा होगी। ठीक है, ये फार्मिंग का जो तरीका है, नेचुरल फार्मिंग का जो तरीका है, उसे एक जापानीज फार्मर और फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी बुक वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन इसमें बताया था। उनका नाम था मसनुबु फुकोका। ठीक है, अजीब सा नाम है थोड़ा। चलिए, ठीक है, तो एम वगैरह हमने इसका डिस्कस कर लिया, किस प्रकार से इस फार्मिंग को किया जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंश्योर बेटर हेल्थ। ओके, आप भी जो आप अभी वेजिटेबल्स वगैरह या फिर जो ग्रेन्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का यूज किया जा रहा है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो हेल्थ रिस्क है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है नेचुरल फार्मिंग में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखिए नेचुरल फार्मिंग में बहुत सारे आयाम हैं। यहाँ पर आपको प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करनी है, वैल्यू एडिशन करना है, तो नई एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा यहाँ से। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये जो फार्मिंग का तरीका है वो इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है। ठीक है, वाटर का कंजम्पशन भी इससे डिक्रीज होगा, सॉइल की हेल्थ भी इंप्रूव रहेगी। फिर लाइफ स्टॉक सस्टेनेबिलिटी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, नेचुरल फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक को भी साथ साथ में ग्रो कर रहे हैं। फिर रेजिलियंस है, इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, तो प्लांट डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। रेजिलियंस के कारण क्या डेवलप होता है आपको पता है, जब ड्रॉट वगैरह का सीजन आ जाता है या फिर अचानक से साइक्लोन वगैरह आ जाए, तो वो क्रॉप जो होती है वो इन दोनों ही सिनेरियोस को बर्दाश्त कर सकती है। चलिए, अब हम नेचुरल फार्मिंग को डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपने एक और नाम सुना होगा जो कि होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अब नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस क्या है, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग से डिफरेंस है। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑल दो हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सच एज कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग का जो मैन्योर होता है, जो खाद होता है, नेचुरल खाद,
उसका यूज किया जाता है। यहां पर क्या करते हैं हम नेचुरल फार्मिंग में, किसी भी एडिशनल मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे ही इंप्रूव, वो अपने आप ही इंप्रूव होती है, यानी कि जीरो बेस्ड है। ठीक है, जीरो बजट है, कोई भी बजट नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पर एग्रो प्रैक्टिसेस सच एज, जो नॉर्मल एग्रो प्रैक्टिसेस होती है, आपको पहले खेत को जोतना पड़ता है जिसे टिलिंग कहा जाता है, टिल्टिंग कहा जाता है, या फिर मैन्योर को मिक्स करना, वीडिंग करना, ये सारे टास्क यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर ये सारे टास्क बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किए जाते, सब कुछ नेचर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो अर्थवॉर्म होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं वही क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, और उससे ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एडिशन हो जाता है किसमें, सॉइल में। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, इससे आपको पता होगा प्रोडक्शन कंपेरेटिवली लेस प्रोडक्शन होता है, और इसके जो इनपुट है वो हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। लेकिन यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग में क्या है, कोई भी इनपुट नहीं लगाना है आपको, किसी भी प्रकार के पैसे खर्च नहीं करने, सब कुछ नेचर के ऊपर छोड़ देना है और उसके ऊपर फिर फार्मिंग करनी है। ठीक है, तो ये तरीका है, अभी अंडर डेवलपमेंट है नेचुरल फार्मिंग। इसको बूस्ट करने के लिए वर्कशॉप वगैरह लगाई जा रही है, कैसे नेचुरल फार्मिंग की जा सकती है, क्या क्या तरीके हैं। चलिए, अब देखिए, नेचुरल फार्मिंग का एक ड्रॉबैक ये है कि ये बोली तो जाती है कि जीरो बजट है, लेकिन इसमें भी आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इनपुट लगाना होगा। ठीक है, तो टोटल 5 तरीके हैं। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कंपोनेंट है नेचुरल फार्मिंग के। पहला कंपोनेंट क्या है, बीज अमृत बोला जाता है। ठीक है, बीज अमृत की जो प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो आपका सीड होता है उसको ट्रीट किया जाता है काउडंग से, यूरिन से और लाइम वगैरह से। ठीक है, ताकि उससे क्या हो, अच्छी क्वालिटी का सीड बने और बेहतर प्रोडक्टिविटी देखने को मिले। ठीक है, अगला बोला जाता है वपासा। ठीक है, वपासा में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसमें एक्टिवेटिंग अर्थवॉर्म, यानी कि सॉइल में बहुत सारे अर्थवॉर्म को छोड़ देते हैं। तो सॉइल क्या करते हैं, वाटर वेपर वगैरह को कंडेंस करते हैं और एक प्रकार से नेचुरल टिल्टिंग जो होती है या फिर जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अगली प्रोसेस होती है जीवामृत जिसे कहा जाता है। इसमें जो सॉइल होती है उसको काउ यूरिन से, ठीक है, और जो आपकी पल्सेस का मिक्सचर होता है, पल्सेस का जो फ्लोर होता है उससे, और जागरी यानी कि जो आपका गुड़ होता है, ठीक है, इसके मिक्सचर को सॉइल में स्प्रेड किया जाता है, अगेन फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। लास्ट प्रोसेस होती है मल्चिंग। तो अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है, जो ट्रीज, क्रॉप, बायोमास, ठीक है, इन सब से क्या करते हैं, मॉइस्चर को कंजर्व करके रखते हैं। तो ये मल्चिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है ना, हम खाद वगैरह टाइप से आप बोल सकते हो, जो खाद होता है, कचरा होता है, उसको सॉइल में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जहां हमें गवर्नेंस वाले सेक्शन से रिलेटेड डिस्कस करना है, और यहाँ पर हमें सीबीआई की कंसेंट के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। वंस एंड फॉर ऑल, एक साथ एक ही लेक्चर में इसको खत्म कर देते हैं, आज के बाद दोबारा आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। लेकिन ये चीज न्यूज में क्यों है, इसे जान लेते हैं। तो कंटेस्ट ये है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाई है जहां पर सीबीआई ने क्या किया था कि एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर उन्होंने बोला कि टोटल जो 8 स्टेट्स है इंडिया में, उन्होंने अपनी जनरल कंसेंट जो है वो वापस ले ली है सीबीआई से। ठीक है, तो इसी के लिए उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। ऑलराइट, तो इसके लिए बेंच वगैरह बना दी गई। अब देखते हैं कि केस के ऊपर क्या वर्डिक्ट आता है। सबसे पहले तो सीबीआई को जान लेते हैं कि सीबीआई है क्या। तो देखिए, सीबीआई जो है हमारी सेंट्रल एजेंसी है ना, एक आर्म है सेंट्रल एजेंसी का। ठीक है, किसके अंडर आती है, ये तो वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और इसको बनाया गया था 1963 में। ठीक है, जब उसको बनाया गया था तब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर थी। आज के समय ये जो है आपको देखने को मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इस मिनिस्ट्री के अंदर आज के टाइम प्रेजेंटली ये काम कर रही है। इसे बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानाम कमेटी। इस कमेटी को बनाया गया था फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, सीबीआई जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ओके, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये अपनी पावर जो है, जो जरूर एक एक्ट से ड्रॉ करता है, वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। यहां से ये अपनी पावर्स ड्रॉ करता है। ये क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, और मेनली इसका काम जो है वो एंटी करप्शन है, यानी कि करप्शन वगैरह को रोकना होता है।
ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को। ठीक है, चलिए अब कंसेंट के बारे में जान लेते हैं कि कंसेंट होती क्या है। देखिए, पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, आप सभी जानते हैं। पुलिस और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सीबीआई जो कि क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये डायरेक्टली जाकर स्टेट में इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर सकती। इसे परमिशन की जरूरत होगी, किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होगी अगर इसे स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करना है तो। अब ये परमिशन इसे किससे लेनी पड़ती है? स्टेट से लेनी पड़ती है। तो अगर स्टेट इसे क्या करता है, परमिशन अलाउ कर देता है, ठीक है, इसे अगर परमिशन अलाउ कर देता है कि आप हमारे यहां पर आकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे जनरल कंसेंट बोला जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार अगर सीबीआई को जनरल कंसेंट मिल गई तो बार बार उन्हें कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है स्टेट से, वो फिर कभी भी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये जो जनरल कंसेंट है ये टोटल 8 स्टेट ने विड्रॉ कर लिए। कौन कौन से स्टेट है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, केरला है, पंजाब है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है। इन सभी स्टेट ने जनरल कंसेंट वापस ले ली है। क्यों वापस लिया? तो इनका आरोप है कि सीबीआई का जो है वो यूज किया जाता है फॉर पॉलिटिकल एजेंडाज। ठीक है, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी स्टेट के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी वगैरह करनी है तो वो सीबीआई को छोड़ देता है ना, केज पेरेंट बोला जाता है सीबीआई को। ओके, चलिए, तो अब इस कंसेंट इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? अब क्या किस जब जनरल कंसेंट वापस ले ली तो अब क्या करना है? अब इस कंडीशन में स्पेसिफिक कंसेंट लेनी होगी सीबीआई को। अगर किसी केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी है तो स्टेट के पास जाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस के लिए, जिस केस में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सिर्फ उसी केस में वो जाकर परमिशन ले सकते हैं और उसी में काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जनरल कंसेंट मिल जाती है तो फिर आपको बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस होता है जनरल कंसेंट में और स्पेसिफिक कंसेंट में। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है? तो 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी कि हाँ, स्टेट जो लॉ एंड ऑर्डर या फिर पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है और आपको स्टेट की कंसेंट लेनी होगी सीबीआई को अगर वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया जो है वो जल्द ही G20 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, उनके ट्रोइका को ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, ट्रोइका होता क्या है? तो ये एक पावरफुल ग्रुप होता है विद इन G20, यानी कि G20 के अंदर एक और ग्रुप होता है जिसे ट्रोइका कहते हैं। ठीक है, तो उसको इंडिया जो है वो ज्वाइन करने वाला है। इंडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर G20 की प्रेसिडेंटशिप को भी अपने हाथों में लेगा आने वाले साल, यानी कि 2020, ठीक, 2022 में। ट्रोइका होता क्या है इसे जान लेते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक पावरफुल ग्रुप होता है विद इन G20। ठीक है, इसमें कौन होते हैं? तो तीन आपको देखने को मिलेंगे, तीन मेंबर्स होते हैं ट्रोइका के अंदर। सबसे पहले तो करंट, जिनके पास इसके पहले प्रेसिडेंटशिप थी, यानी कि 2020 में जिनके पास जो प्रेसिडेंट थे G20 के, वो रहेंगे। ठीक है, फिलहाल कौन है? इटली, जो कि लास्ट ईयर इसका प्रेसिडेंट था। ठीक है, फिर प्रेजेंट ईयर में यानी कि 2021 में जो इसका प्रेसिडेंट है यानी कि इंडोनेशिया, वो इसका मेंबर रहेगा। और आने वाले साल में 2022 में जो मेंबर कंट्री इसका प्रेसिडेंटशिप होने वाली है वो इसकी मेंबर रहेगी, यानी कि इंडिया। ये तीन कंट्रीज मेंबर होती हैं ट्रोइका G20 की। ओके, यहाँ पर क्या किए जाते हैं? तो बहुत सारे जो फंक्शनिंग होती है G20 की उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन वगैरह होता है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे ना, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके, इंडिया जो है G20 कब उनके पास प्रेसिडेंटशिप आएगी इसकी? तो 1 दिसंबर 2022 को इनके पास प्रेसिडेंटशिप आएगी। ठीक है, और 2023 में इंडिया क्या करेगा? फर्स्ट टाइम G20 की समिट को होस्ट करेगा। ठीक है, G20 क्या है? तो ग्रुप ऑफ G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है, या फिर इसे 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये सभी इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा फिर रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या फिर सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। द मेंबरशिप जो होती है
वर्ल्ड के एडवांस और ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो सभी इसके मेंबर्स हैं, और टोटल वर्ल्ड के 2/3 पॉपुलेशन इसकी मेंबर है। 85% ग्लोबल जीडीपी जो है वो कंट्रीज इसकी मेंबर है, और 75% ग्लोबल ट्रेड जिन कंट्रीज में होता है वो सभी इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है G20। 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द पार्ट ऑफ G20, कौन कौन से इसमें से G20 के मेंबर्स हैं। तो इसके मेंबर्स भी याद रख लीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट एंड ईयू। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ये सभी इसके मेंबर्स हैं, इनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइंस एंड टेक से, जहां पर हमें डिस्कस करना है पार्कल सोलर प्रोब के बारे में। देखिए किसका है ये, तो ये नासा का प्रोब है। तो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोब है जो कि सन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पहुंच चुका है। ठीक है, पार्कर जो मिशन है नासा का वो किससे रिलेटेड है, तो सन की स्टडी से रिलेटेड, आपको बस इतना याद रखना है। सन को स्टडी करने गया है पार्कर सोलर प्रोब, किसका है, नासा का है, दैट्स इट। और कुछ भी इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। हाँ, इंडिया का अगर ये होता तो इसके बारे में हम सब कुछ जानते कि कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कितने दिन का समय लेगा, कब वापस आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करते, लेकिन इंडिया का नहीं है तो इतना डिटेल में हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस ये 3 पॉइंट याद रखें, काम हो जाएगा। लास्ट आर्टिकल आज का पराग अग्रवाल के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पराग अग्रवाल कौन है, तो देखिए ये एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। रिसेंटली इन्हें सीईओ बनाया गया है ट्विटर का। जब सीईओ के जो ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, और उसके बाद पराग अग्रवाल को उसका सीईओ बनाया गया है। सो गाइस, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।